हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है एंड दैट लॉ इज़ कोहराज लॉ। कोहराज ने जब ये ऑब्ज़र्व किया कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, तो उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की कि वो ये देखना चाहते थे कि जो एक आयन होता है, कभी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा होता है, कभी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा होता है, तो क्या उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो अकॉर्डिंगली कोहराज लॉ के अनुसार आयन चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सेम कंट्रीब्यूशन देता है, उसकी कंट्रीब्यूशन पे ज़रा भी फ़र्क नहीं होता। अब ये लॉ बेस्ड इसी बात पर है कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट NaCl है या आपका इलेक्ट्रोलाइट CH3CONa है, तो दोनों केसेस में जो Na पॉजिटिव है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सेम कंट्रीब्यूशन देगा, और तभी जाके इस लॉ के अनुसार जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी पूरे की पूरे इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके द्वारा बनाए गए आइंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। लेकिन इस बात का ध्यान देना है, हर आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको आपने मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है जो नंबर उसके फार्मूला यूनिट में है। मतलब अगर आप NaCl की मोलर कंडक्टिविटी चेक कर रहे हो तो एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी का सम करना होगा। अगर आप MgCl2 कर रहे हो तो इस केस में एक Mg2 पॉजिटिव लेकिन Cl नेगेटिव के आयन्स दो आपने लेने होंगे। इसी तरीके से जितने आयन्स होंगे आपने एक आयन की मोलर कंडक्टिविटी को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके कैटाइंस और एनाइंस की वैल्यू को सम करना है टोटल मोलर कंडक्टिविटी पाने के लिए। ये लॉ 1876 में कोहराज ने दिया है, तभी जाके इसका नाम कोहराज लॉ है। अगर हम ये चेक करना स्टार्ट कर दें कि ये लॉ किस वजह से हमारे पास आया, तो एक्चुअली कोहराज ने पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए, मतलब NaCl भी लिया, NaBr भी लिया, फिर KCl लिया और KBr लिया। अगर आप गौर से देखेंगे तो BrCl और BrCl दोनों के पास है, लेकिन एक बार उनके पास Na पॉजिटिव है और दूसरी बार उनके पास K पॉजिटिव है। और जब ये इनका आपस में डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस बराबर निकला। इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि Na पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव हो या Na पॉजिटिव के साथ Br नेगेटिव हो। तो जो भी आयन अपनी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देता है, वो इस बात की कभी फिक्र नहीं करता कि उसके साथ वाला आयन किस नेचर का है, बड़े साइज़ का है, छोटे साइज़ का है, ये मैटर नहीं करता। और इसी वजह से कोहराज इस बात पे पहुंचता है कि अगर मैं प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर पाता हूं और वीक को नहीं कर पाता, तो वीक के आयन की भी मोलर कंडक्टिविटी उतनी होगी जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में निकली है। अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो देखो AXBY एक इलेक्ट्रोलाइट है, A के X नंबर ऑफ आइंस हैं और B के Y नंबर ऑफ आइंस हैं, और लैम्डा m नॉट होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप देख सकते हैं A ने चार्ज चढ़ा है अपने ऊपर पॉजिटिव और B का चार्ज है नेगेटिव, लेकिन आप A के पीछे जो नंबर ऑफ आइंस है वो X देख रहे हो और B के पीछे जो नंबर ऑफ आइंस हैं वो Y देख रहे हो। इसलिए जो एक्सप्रेशन होगी वो होगी लैम्डा m नॉट AXBY इज इक्वल टू X टाइम्स लैम्डा m ऑफ A Y पॉजिटिव एंड Y लैम्डा m नॉट ऑफ B X नेगेटिव। सो जो भी आइंस होंगे, अगर यही क्वेश्चन हम NaCl के लिए पूछेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस के लिए, तो आपने वहाँ Al3 पॉजिटिव के दो आइंस प्लस करने होंगे SO4 नेगेटिव के तीन आइंस में, और तब जाके निकलेगी मोलर कंडक्टिविटी पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की। अब इस कोहराज लॉ को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? अब गौर से देखें, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी हम प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते। हालांकि एसिटिक एसिड के पास दो तरह के आइंस हैं, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसलिए हम क्या करते हैं, हम CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से निकलवाते हैं। CH3CONa, दूसरा हम ले लेते हैं HCl और तीसरा ले लेते हैं NaCl। तीनों की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्रैक्टिकली निकालते हैं। फिर
3 में से पहले 2 को सम करते हैं और तीसरा वाला माइनस कर देते हैं। अब गौर से देखें, अगर आप पहले 2 को सम करोगे और लास्ट वाले को माइनस करोगे तो Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ वहाँ रह जाएगा CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो एसिटिक एसिड की वैल्यू प्रैक्टिकली आप निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर आप कोहराश लॉ 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे लगाओगे, जिनमें से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास उसका कैटाइन होना चाहिए, दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास उसका एनाइन होना चाहिए और तीसरे के पास उनके अपोजिट आइंस होने चाहिए जो हम उनमें से कैंसिल कर दें, तब जाके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं। दूसरा, हम इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को कोहराश लॉ से उसका लैम्डा एम नॉट निकाला और फिर आपने किसी भी कंसंट्रेशन पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाली जो भी थी, फिर दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया, यानी लैम्डा एम सी को लैम्डा एम नॉट से डिवाइड करने पर आपको अल्फ़ा मिलता है और अल्फ़ा को कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये मान के हम चलते हैं कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे सारे के सारे आइंस डिसोशिएट हो जाते हैं, सारे के सारे आइंस ऑब्टेन हो जाते हैं। इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलती है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और तीसरी चीज़, हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा करना होगा और ये चीज़ आप इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ चुके हो कि K इज़ कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड अल्फ़ा इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन while C is the concentration of the weak electrolyte. So this is the end of a very simple question, that is Kohlraasch law. Once again I state that Kohlraasch law gives us the way to get the values of weak electrolyte which were not possible on the basis of experiments. Thank you.